जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन 2023 की। जैसा कि हम लोग डेली जो है करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आज के वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं मेनली एजुकेशनल करंट अफेयर्स जिसे हम कहते हैं, एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि सारे करंट अफेयर जितने क्वेश्चन है एजुकेशनल से ही हैं, लेकिन मेन एजुकेशन से जो रिलेटेड है वो भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो चलिए बिना समय गंवाए 1 से लेकर 10 करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन है सब देख लीजिए। और जितनी पूरी सीरीज चल रही है, अगर पूरा देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा जितना भी अभी तक का वीडियो इसमें पढ़ना हुआ है वो आप उससे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 यानी जिसका नाम है नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2022 दी किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? किशोर कुमार पहला चीज़, इसको अब एक क्वेश्चन मत समझिएगा। संस्कृत विभाग पहला चीज़ संस्कृत विभाग देती है। दूसरा मध्य प्रदेश की जो है पुरस्कार है कौन सा है? राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022। एमपी की जो संस्कृति जो कल्चर डिपार्टमेंट है वो हर साल राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान देती है। उन लोगों को देती है, किशोर कुमार को हम जानते ही हैं, गायक थे, बढ़िया गाना गाते थे। किशोर कुमार एमपी के रहने वाले थे, खंडवा में इनका जन्म हुआ था। उन्हीं की याद में, उन्हीं के ये सिनेमा में योगदान के लिए ये उनकी एमपी सरकार द्वारा, उनकी संस्कृति डिपार्टमेंट द्वारा नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हर साल जो है सिनेमा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो इस साल का जो 2022 का है, 23 का तो आया नहीं, अगले साल वो आता है, एक साल पीछे चलता है। तो 2022 का जो है जो दिया गया है वो अमित कुमार, रघुबर यादव, धर्मेंद्र या अमिताभ बच्चन। तो धर्मेंद्र जो हैं, धर्मेंद्र 2022 का नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2022 वो दिया गया धर्मेंद्र को। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं उत्तम सिंह हैं। एक और पुरस्कार जो है संस्कृति विभाग देती है वो लता मंगेशकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। जो सिनेमा जो सिंगिंग के क्षेत्र में ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं उत्तम सिंह, ये वाले जो पगड़ी पहने हुए हैं, पंजाबी हैं। उत्तम सिंह जो है ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं। इनको लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है 2022 का, एमपी सरकार द्वारा ही दिया गया है। और धर्मेंद्र को दिया गया है किशोर कुमार सम्मान दिया गया है। दोनों सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गैंगेटिक डॉल्फिन को, गैंगेटिक डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन को राज्य का राजकीय जलीय पशु यानी गैंगेटिक डॉल्फिन एज एक्वेटिक एनिमल ऑफ द स्टेट घोषित किया? डॉल्फिन ये है, वो बड़ी वाली डॉल्फिन होती है जो करतब दिखाती रहती है, कूदती रहती है, गंगा में पाई जाती है, इसलिए गंगा डॉल्फिन इसका नाम कर दिया गया। तो गंगा, यमुना, चंबल, बेतवा इन रिवर में ये डॉल्फिन पाई जाती है। इसको सूसू भी कहते हैं। अब ये वाला सूसू नहीं है, सूसू भी इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं डॉल्फिन को। इसको स्टेट का एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, जलीय जीव घोषित किया है। किसने? बिहार ने नहीं किया है, पश्चिम बंगाल ने भी नहीं किया है, उत्तर प्रदेश, जी हाँ राइट आंसर उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड ने भी नहीं किया। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है या हिंदी में से सूसू कहते हैं, इसको जो है जलीय घोषित, राज्य का जलीय जीव घोषित कर दिया गया। ये नेशनल लेवल पे भी है, नेशनल लेवल पे भी गैंगेटिक डॉल्फिन को क्या घोषित किया गया है? जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव भी डॉल्फिन है और उत्तर प्रदेश राज्य का भी राजकीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। क्यों डॉल्फिन है? डॉल्फिन इन्हीं में पाई जाती है, गंगा में पाई जाती है, यमुना जिसकी जो भी इसकी और ट्रिब्यूटरी हैं, जो इसकी सहायक नदियाँ उनमें पाई जाती है, गंगा, यमुना, चंबल, बेतवा इन सब में ये पाई जाती है। ये एक अच्छा बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। इसको बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी माना जाता है कि ये माना जाता है कि अगर इसमें प्रदूषण गंगा में या जिस भी नदी में रहती है उसमें प्रदूषण कम होगा तो इनकी संख्या अच्छी होगी। अगर इनकी संख्या कम हो रही है इसका मतलब हो रहा है कि वो जल जो है उतना ज़्यादा प्रदूषित होता जा रहा है, उसको ध्यान देने, उसकी सफाई की, उसको प्रदूषण दूर करने की ज़रूरत है। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी है, इसीलिए इसको जो है नेशनल एक्वेटिक या जलीय जीव या फिर राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का भी राजकीय जीव, इसका जलीय जीव इसको घोषित किया गया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित राज्य ने सरकार ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 के सभी स्कूलों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना यानी चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम की शुरुआत किसने की? मतलब कक्षा 1 से लेके क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक क्या मिलेगा? फ्री में नाश्ता करवाएगी कौन? सरकार करवाएगी।
कौन सी सरकार करवाएगी? तेलंगाना करवाएगी, राजस्थान करवाएगी, पंजाब या फिर दिल्ली करवाएगी? ये तेलंगाना सरकार की स्कीम है। जैसा कि तेलंगाना में चुनाव भी हैं, नए नए स्कीम्स आएंगे, जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ इनोवेटिव या कुछ नई चीज़ें, नई स्कीम, नई योजना चालू होती है। तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम है, जो कक्षा 1 से लेकर 10 तक के सभी बच्चों को फ्री में नाश्ता कराया जाएगा, वो तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कीम है। 1 से लेकर 5 तक एक जगह और चल रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कक्षा एक से लेके 5 तक जो है ब्रेकफास्ट, फ्री ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है। वहाँ पे पहले से ये योजना चल रही है तमिलनाडु में, लेकिन वो 1 से लेके 5 तक देते हैं। ये जो नई वाली शुरू हुई है 1 से लेके 10 तक, क्लास 1 से लेके 10 तक, ये फ्री में नाश्ता करवाएगी तेलंगाना सरकार। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट बन गया है? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत का वो पहला कौन सा मंदिर है, तटीय मंदिर है यानी तट के किनारे है, समुद्र के किनारे होगा, पहला ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट या हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। कहाँ, किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में शोर मंदिर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, शोर टेम्पल या शोर मंदिर महाबलीपुरम में है। शोर मंदिर महाबलीपुरम में है, महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। जो शोर टेम्पल है महाबलीपुरम का, ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है उस सूची में भी शोर मंदिर या फिर इसको जो है महाबलीपुरम का मंदिर कहते हैं, उसकी सूची में भी शामिल किया गया। और ये जो तमिलनाडु में स्थित है, और ये इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट भी बन गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरी जो मंदिर का जितना भी क्षेत्र है महाबलीपुरम क्षेत्र का, वहाँ पे सब रूफ टॉप लगा दिए गए हैं, सोलर रूफ टॉप पैनल लगा दिए गए हैं। जितनी एनर्जी आती है, अब सोलर एनर्जी जो है, सूर्य एनर्जी जो है, वो ग्रीन एनर्जी है। ग्रीन एनर्जी एक तरह से क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है, जिससे पॉल्यूशन नहीं होता है। तो सौर ऊर्जा से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। तो जितनी भी बिजली की खपत होगी, जितनी भी बिजली से लाइट जलने वाली होगी, पंखा, बिजली, सब कुछ ये सोलर एनर्जी से चलेगा। वहाँ पे पूरा पैनल लगा दिया गया है। तो पहला जो है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट बन गया है शोर मंदिर, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जीआई टैग, कई सारी उत्पादों को जीआई टैग इस साल दिया गया है, जिसको कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग प्राप्त उड़ीसा की रसबली मिठाई, एक मिठाई है, रसगुल्ले जैसी होती है। जीआई टैग टू रसबली स्वीट ऑफ ओडिशा राज्य के किस जिले में लोकप्रिय मिठाई है? अगर इधर देखोगे, उत्तर भारत की तरफ देखोगे, तो ये कुछ रसमलाई जैसा है। इसका नाम जो है उड़ीसा में रसबली के नाम से जाना जाता है। रसबली उड़ीसा का जो ज़िला है वो कहाँ पे है? गजपति जिला, केंद्रपाड़ा जिला, रायगढ़ जिला या फिर बारगढ़ जिला। तो इसको केंद्रपाड़ा का रसबली भी कहते हैं। इस मिठाई को बहुत ही बढ़िया मिठाई होती है। खाया तो मैंने नहीं है, लेकिन जो दिखाया जा रहा है, नेट पे दिख रहा है कि बहुत ही डिलीशियस होती है, बहुत ही शानदार मिठाई होती है। देख के भी लग रहा है कि बहुत ही अच्छी होगी। कुछ जो है रसमलाई जैसी लग रही है, अपने यहाँ की रसमलाई जैसी लग रही है। तो ये रसमलाई या फिर जो है रसबली जो है उड़ीसा की है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा ज़िले में बनती है। वहाँ के जो मिठाई बनाने वाले हैं उन्होंने जो है जीआई टैग यानी जीआई रजिस्ट्री, चेन्नई में इसका ऑफिस है, जीआई रजिस्ट्री नाम से एक ऑफिस है। रजिस्ट्री कहाँ पे है? चेन्नई में है। जिनको भी जीआई टैग चाहिए होता है, जिन उत्पादों को जीआई टैग चाहिए, वो जाके जीआई रजिस्ट्री में अपना जो चेन्नई में स्थित है वहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं। अगर वो चीज़ और कहीं नहीं बनती होगी, वो ख़ास चीज़ अगर उसी एक लोकेशन पे होगी, एक लोकेलिटी की होगी, तो वो जो है चेन्नई वाली उसको जो है जीआई टैग दे देती है। अब जीआई टैग जो ये इस रसबली को मिला है, इसका नाम हो गया कि केंद्रपाड़ा की रसबली। अब इस मिठाई को कोई और अपना ये नहीं कह सकता कि ये पटना की रसबली है। ये रसबली हमेशा जो है केंद्रपाड़ा की रहेगी। ये आप नहीं कह पाएंगे कि भोपाल की रसबली है। ठीक है, कोई बना के, कोई सीख के कहे कि ये रसबली हमारे भोपाल की है, तो नहीं, वो नहीं चलेगा, क्योंकि जीआई टैग उसको मिल गया। वो हमेशा केंद्रपाड़ा ज़िले की ही रसबली नाम से जानी जाएगी। ये रसबली इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है
खाने में तो स्वादिष्ट है ही है, साथ ही इसका जो है ये भोग चढ़ाया जाता, भगवान को भोग चढ़ाया जाता। वहाँ पे एक बहुत पुराना मंदिर है, उस मंदिर में रसबली को भोग के रूप में चलाया जाता है, वहाँ पे पूजा होती है, इसलिए भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर, फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कहाँ पे बनाए जाने की योजना है? ये योजना बनाई जा चुकी है, अभी डेवलप नहीं हुई है, जल्द ही बन जाएगी। बनारस, अयोध्या, मिर्ज़ापुर या फिर शाहजहाँपुर। बनारस जैसा कि जानते हैं बहुत ही पुराना सिटी है, इसको बहुत ही पुराने सिटी के रूप में बनारसी को जाना जाता है, लेकिन ये नहीं है, बहुत बड़ा जनपद है। अयोध्या, राम जन्मभूमि यहीं पे है, राम मंदिर यहीं पे है, राम जी का, भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, तो यहीं पे अयोध्या में ही उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी विकसित करने की सरकार की योजना। मिर्ज़ापुर आप लोगों ने देखा होगा पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन ये नहीं है। शाहजहाँपुर नहीं है। अयोध्या राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी जो है वो अयोध्या में बनाई जाएगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो इस पे डिस्प्यूट था मस्जिद और मंदिर को लेके, वो तो सॉल्व हो चुका है। मंदिर वहाँ पे बन रहे हैं, राम टेम्पल बन रहा है। अगले साल जनवरी फरवरी में इसके इनाग्रेशन की शुरुआत भी हो जाएगी, चालू भी हो जाएगा, लोग दर्शन भी कर सकेंगे। तो अयोध्या को यूपी का पहला सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। सोलर सिटी का वही मतलब है जो हमने इससे पहले बताया था, हरित ऊर्जा जैसा। सारा पूरे सिटी का, पूरे शहर का जो बिजली सप्लाई होगी वो सौर ऊर्जा होगी। सारे सौर ऊर्जा से बिजली की जो भी खपत होगी वो पूरी की जाएगी। तो सब कुछ सौर ऊर्जा से चलेगा, इसलिए वो सोलर सिटी के नाम से जाना जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन आ गया कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे, जिसका नाम रख दिया गया हेल्थवे, की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई? आज के इस वीडियो में सौर से यानी ऊर्जा से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इनोवेटिव चीज़ें हैं, यूनिक चीज़ें हैं। एग्ज़ाम में यूनिक चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें जो पहली बार होती हैं, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो नई डिज़ाइन होती है, नई सोच होती है, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है। तो इंडिया का पहला रूफ टॉप साइकिलिंग मतलब सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे बनाया गया, जिसका नाम हेल्थवे, उसका नाम रख दिया गया हेल्थवे, मतलब जिसमें स्वास्थ्य के लिए सही है, ये है रूफ टॉप। इसका जो छत देख रहे हैं ये तो ट्रैक हो गया, ये साइकिल चलाने के लिए, आपको साइकिल चलाना है तो आप इस पर साइकिल चला सकते हैं। ये जो इसका रूफ है यानी जो छत है, ये इस पर सोलर पैनल लगा दिए गए हैं, सोलर पैनल। इसीलिए तो कहा गया कि फर्स्ट सोलर रूफ, यानी जो इसकी छत है, इस साइकिलिंग ट्रैक यानी साइकिलिंग ट्रैक मतलब साइकिल चलाने के लिए रास्ता बनाया गया, उसकी ऊपर छत लगा दी गई है और छत पे जो है सोलर पैनल लगा दिए गए हैं। तो ये अपने तरह से एक यूनिक चीज़ है, नया रास्ता, एक नई चीज़ है और इसका नाम रख दिया गया हेल्थ वे। अब इस पे चलाओगे, हेल्थ है ये भाई, चलाओगे उससे फ़ायदा होगा और इससे जो बिजली मिलेगी उससे हरित एनर्जी है ये सौर ऊर्जा, तो उससे भी फ़ायदा होगा। ये बना कहाँ है? पुणे में नहीं, हैदराबाद में, जी हाँ राइट आंसर है। ये बेंगलुरु नहीं, नई दिल्ली नहीं, नई दिल्ली में बना देंगे तो सब उखाड़ ले जाएंगे, जितना भी पैनल वैनल है सब 4 दिन में उखाड़ के घर उठा ले जाएंगे। हैदराबाद को जैसा कि हम सभी जानते हैं साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। टेक्नोलॉजी यहाँ की ज़्यादा है, यहाँ की पुलिस भी अच्छी है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया साइबर सिटी। तो हैदराबाद में ही ये ट्रैक बनाया गया, लगभग 23 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, साइकिल चलाने के लिए रास्ता बना दिया गया। यूपी में बनाई गई थी जब सपा गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पे लखनऊ में भी यूपी ने जो है साइकिल चलाने के लिए अपना ट्रैक बनाया था। कई जगह पे कई और जनपदों में भी साइकिल ट्रैक बनाए गए थे, लेकिन ये वाला जो हैदराबाद वाला है ये यूनिक इसलिए है कि इसके जो ट्रैक होगा उसका जो छत हो गया उस पर सब सोलर पैनल लगा दिए गए हैं। 23 किलोमीटर लंबा है लगभग और पूरा जो है इसका नाम हेल्थवे कर दिया गया है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी दुई लेन सुरंग, सेला सुरंग उसका नाम है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बाई लेन टनल, जिसका नाम है सेला टनल, का निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? चल रहा है, बन रहा है, 90% काम, 90-95% काम चालू हो गया है, लेकिन बन चुका है, 90% हो चुका है, अभी शुरू नहीं हुआ है, इनागुरेशन नहीं हुआ, लेकिन इसकी 2019 में प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका फाउंडेशन जो है इसकी नींव रखी गई थी, इसका शिलान्यास किया गया था। जल्द ही हमें लगता है कि ये काम पूरा हो जाएगा और ये टनल जो है इसमें आवागमन शुरू हो जाएगा। सेला टनल जो है इसके पास एक सेला पास भी है, नाम है सेला पास यानी दर्रा, सेला पास उसी के नाम से सेला टनल इसको कर दिया गया है, सुरंग कर दिया गया है। लद्दाख में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में, जी हाँ राइट आंसर यही है, सिक्किम में नहीं है,
अरुणाचल प्रदेश को, जैसा कि चाइना हर बार एक नया जो है अपना मैप जारी करेगा और मैप में हर बार जो है इंडिया को परेशान करने के लिए, चिढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखा देता हो। फिर इंडिया वाले उसका जो है विरोध करते हैं कि नहीं, ये आपका नहीं है, ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। तो अरुणाचल प्रदेश में सेला पास है। सेला पास के बगल में सेला टनल बन रहा है। ये टनल, इसकी खास बात यह है कि ये पूरे विश्व का सबसे लंबा टनल है, बाई लेन टनल है। मतलब इसमें 2 टनल या 2 सुरंग बनाए जा रहे हैं। एक सुरंग बन रहा है पहाड़ को चीर के, एक जाने के लिए, और एक टनल बन रहा है आने के लिए। एक ही साथ 2 टनल बन रहे हैं, 2 अलग अलग टनल बन रहे, जाने के लिए और आने के लिए। बन रहा है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो इंडो चाइना बॉर्डर है, इंडो चाइना बॉर्डर, चाइना वाले डेली कुछ ना कुछ बनाए रहते हैं अपने तरफ। चाइना वाले अपनी साइड में ढेर सारा रोड बना रहे हैं, परेशान किए रहते हैं इंडिया वालों को, हमने ये बना लिया, हमने वो बना लिया। तो इंडिया वालों ने भी उसी के उसमें अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल बना लिया। सबसे ऊंचाई पे भी है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, 13,000 फीट अल्टीट्यूड पे, इतनी ऊंचाई है, 13,000 फीट ऊंचाई पर ये टनल बनाया जा रहा है। इंडो चाइना बॉर्डर पे बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। सेला पास के नाम से इसको जाना जाता है, सेला पास उसी के बगल में, इसलिए इसका नाम सेला टनल कर दिया गया है। चलिए 9वां क्वेश्चन। हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग, फिर वो आ गया एक और जियोग्राफिकल टैग आपको दिखाई पड़ गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, GI टैग प्राप्त खामती चावल या खामती राइस निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेष फसल है? खामती राइस, ये है खामती, उड़ीसा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। ये है अरुणाचल प्रदेश की। जो 2 चीज़ आ गई, एक तो सेला टनल भी आ गई, और ये जो है खामती राइस जो है ये अरुणाचल प्रदेश की है। इसको GI टैग दिया गया, जैसा कि हम सब ने बता दिया, GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की और कई सारी चीज़ों को और कई सारे उत्पाद को भी GI टैग प्राप्त हुआ है, लेकिन ये जो है एक खामती राइस है, ये अरुणाचल प्रदेश की फसल है, धान है। थोड़ी सी क्या होती है कि ये गीली होती है, जब इसको बनाते हैं ना तो ये गीली चावल होती है, गीली हो जाती है। एक तो होता है सूखा, जब एक चावल बनाते हैं तो उसमें दाना दाना अलग हो जाता है, ठीक है। एक होती है थोड़ी सी गीली होती है, मछली के साथ खाने में इसमें काफ़ी अच्छी आती है गीली चावल। तो ये थोड़ी सी गीली चावल के नाम से भी इसे खामती राइस को कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की है, इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, GI टैग मिला है। अब इसको खामती को कोई और अपने नाम से नहीं बना के बेच सकता कि भाई हमारे यहाँ की चावल, वो हमेशा अरुणाचल प्रदेश की चावल मानी जाएगी। नामसाई एक सिटी है वहाँ की, नामसाई ज़िला है अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ पे ये ज़्यादा होता है, नामसाई। चलिए 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से दिव्यांग जनों के लिए भारत का पहला हाईटेक स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र, इंडियाज़ फर्स्ट हाईटेक स्टेडियम ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबल्ड पीपल, हाल ही में निम्नांकित में से कहाँ पे शुरू किया गया? एक सेंटर बनाया गया, एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, जिसका नाम अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा गया है, दिव्यांगजनों के लिए बनाया गया है। और हाईटेक स्टेडियम है, हाईटेक जो सब मतलब पूरी टेक्नोलॉजी सारा चीज़ उसमें लगा हुआ है। कहाँ पे बनाया गया है? नई दिल्ली में नहीं है, पटियाला पंजाब में नहीं है, ग्वालियर में है, हैदराबाद में नहीं है। ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुराना संबंध है, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। MP के ग्वालियर शहर में ही किसी गांव में इनका जो है, ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जी का जन्म हुआ था। यहीं ग्वालियर में जो इंडिया का पहला दिव्यांगजनों के लिए हाईटेक स्टेडियम ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, वो ग्वालियर में बनाया गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों को इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग जो है इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं।